हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे ऑसिलेशन वाले, नीट वाले, न्यू सिलेबस बेस्ड। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 51 पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों। इसमें कहा ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। मान लीजिए बीचों बीच है आपका एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके दोनों तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूँ इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, एसएचएम कर रहा है। एम्पलीट्यूड इसका ए है, तो मतलब इधर यहां तक की लेंथ ए होगी, तो इधर x इज इक्वल टू माइनस ए तक हो जाएगा। टाइम पीरियड इसका दे रखा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इज इक्वल टू ए बाई टू। एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पर पेंडुलम की स्पीड कितनी होगी, v निकालना है। x इज इक्वल टू ए बाई टू पर तो भाई साहब बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करो, एक बात बताओ, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी भी पार्टिकल की एसएचएम करते हुए पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, उसके मीन पोजीशन से a बाई टू डिस्टेंस दूर या मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर, x की वैल्यू a बाई टू रख देंगे, तो वो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आ गई a बाई टू का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ गया अंडर रूट में 4 माइनस ए, तो 3a स्क्वायर बटे 4। ये आ चुका है ओमेगा 3 का हो गया अंडर रूट 3, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, 4 का हो गया 2। अब ओमेगा की जगह रख दो। अब हमें पता है टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे में टी। इसको उठा के रख दो ओमेगा की जगह 2 पाई बटे में टी इंटू में अंडर रूट 3a बटे 2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 पाई a बटे में टी आ गया। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 3 पाई a बटे में टी। अब ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बच्चों डी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया डी। चलो आसान था ये तो सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दिया है। इसने कहा ए मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन फ्लैट पैन अटैच्ड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड as shown in figure. The mass of spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released the mass, execute a SHM. Okay, the spring constant दे रखा है should be what should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pan. Okay, देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जब आप मास रख देते हो तो वो स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे दब जाता है। मान लो स्प्रिंग यहाँ तक खुला हुआ था, ये जहाँ तक मैंने एरो लगा रखा है यहाँ तक, तो थोड़ा सा नीचे दब गया, एक्स डिस्टेंस मान लो नीचे दब गया, यहाँ तक पहुँच गया वो। स्प्रिंग पहले ऊपर तक था, थोड़ा नीचे दब गया, तो स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन आ जाएगी जो कि ऊपर की तरफ लगेगी। कितनी, अगर वो एक्स डिस्टेंस नीचे दबा तो के एक्स, इसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी, और ऊपर से ये टेंशन किसको बैलेंस करेगी, उसके वेट को, mg को। खुद सोचो, एक स्प्रिंग पहले खुला हुआ है, आपने उसके ऊपर एक मास रख दिया तो स्प्रिंग थोड़ा सा दब जाएगा, और दबने के बाद अब उसका वेट स्प्रिंग की टेंशन से बैलेंस हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू टी बराबर के एक्स, मतलब mg को स्प्रिंग की टेंशन ने बैलेंस कर लिया, स्प्रिंग की टेंशन ऊपर की तरफ लगी हुई है। अब अगर मैं यहां से के एक्स, स्प्रिंग के अंदर की जो टेंशन होती है के एक्स रख दूं,
यहां से जो ये x की वैल्यू आएगी वो आएगी mg बटे में k। ये जो x है ना, यहाँ पे जहां पे फिलहाल ये रखा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और x है जितना स्प्रिंग मैक्सिमम खुलेगा। यही x इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का काम नहीं करेगा क्या? स्प्रिंग जितना मैक्सिमम खुल सकता है वही उसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो इसलिए यहां से ये जो x है ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा। इसी के लिए अगर इस x की वैल्यू निकालें तो mg बटे k आएगी। अब m कितना है 2 kg, g की वैल्यू 10 लेनी है, और बटे k है 200 न्यूटन पर मीटर। ये इससे कटा, ये इससे कटा, 10 आ गया, 1/10 मीटर। 1/10 मीटर अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100/10 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गई, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब आप इस बात को बहुत ही ध्यान से समझो कि जब कोई स्प्रिंग वर्टिकली लगा हुआ होता है और उसके ऊपर हम एक मास को लाके रख दे तो वो थोड़ा सा दबेगा, और दबने के बाद उस मास को, उस वेट को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग के अंदर की टेंशन T बराबर kx, और वो उसके मास को बैलेंस कर लेगी, उसके वेट को बैलेंस कर लेगी, mg को बैलेंस कर लेगी। तो kx ने mg को बैलेंस कर लिया। अब जब आप उसको थोड़ा सा दबा के छोड़ेंगे तो वो फिर ऊपर नीचे वो करेगा, एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो वो कहां तक ऊपर तक जा सकता है? खुद सोचो, स्प्रिंग कहां तक खुल सकता है? मैक्सिमम अपनी लेंथ तक खुल सकता है, उससे ज्यादा तो खुलेगा नहीं। अब आप कहोगे ज्यादा क्यों नहीं खुलेगा उससे? क्योंकि ऊपर रखा हुआ जो मास है वो उसके साथ बंधा हुआ नहीं है स्प्रिंग के। स्प्रिंग सिर्फ उतना खुलेगा जितना उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो वो x डिस्टेंस तक खुलेगा बस। जितना वो दबा हुआ है उतना ही खुलेगा, तो वो x यहां से निकाल सकते हो, वही x उसके लिए एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। एम्पलीट्यूड, ये आंसर हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, ठीक है। उसको हमने पानी, लिक्विड कह लो, लिक्विड के अंदर फ्लोट करा दिया। देखो ये है ब्लॉक, और ये है नीचे वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इस टाइप का ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाला हो गया उसका ये वाला एरिया, ये एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है? A, कैपिटल A। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी है? रो। अगर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका दे, नीचे की तरफ खिसका दे, कितना x डिस्टेंस तक खिसका दिया, तो ये लगातार ओसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। उसका टाइम पीरियड दे दिया T। टाइम पीरियड दे दिया T। बस ये टाइम पीरियड निकालना है, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक करने हैं। तो भाई एक काम करो, इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लो ये तो पानी का लेवल है और इसके अंदर ये ब्लॉक डुबो दिया आपने, ये फिलहाल तैर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसको जरा सा नीचे को दबाओ तो ये थोड़ा सा नीचे और खिसक जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ये नीचे खिसकने के बाद ये जितना फालतू खिसका, ये वाला, यही इसी का जो वेट है, इसकी मतलब जितना ये फालतू खिसका, नीचे की तरफ खिसका, कितनी डिस्टेंस खिसका ये यहां से यहां तक? x। तो ये जो x डिस्टेंस खिसका, इतने वेट का पानी इसने अपनी जगह से हटा दिया, वही इसके ऊपर अप थ्रस्ट का काम करेगा, और वही अप थ्रस्ट इसको क्या देगा? F अप थ्रस्ट, यही देगा इसको रीस्टोरिंग फोर्स। तो अप थ्रस्ट हो गया रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर। यही अप थ्रस्ट यहाँ पे क्या लगा रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। अब अगर मुझे ये रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है तो इसके लिए आर्किमिडीज ने क्या बताया था? जितना इसका वॉल्यूम डूबा,
फालतू डूबा, पहले जो बैलेंस था उसे छोड़ दो, जितना आपने इसको फालतू डुबोया, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये चाहिए मेरे को, तो ये कितना होगा, तो इसका वेट निकाल लो, इतनी, जितना ये फालतू डूबा उतने वॉल्यूम का वेट निकाल लो, उतने वॉल्यूम का पानी हट गया, वो पानी का वेट निकाल लो। तो उसके लिए है वॉल्यूम जितना डूबा इनसाइड इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी। अब वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में हाइट, तो एरिया है ए और हाइट है एक्स, इनटू में रो, इसकी डेंसिटी हो गई, इनटू में जी। ये अप थ्रस्ट की वैल्यू आ गई, ये इस पे कितना अप थ्रस्ट लगा है। अब अप थ्रस्ट की वैल्यू ये आ गई। अब यहां से टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एक काम करो, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकाल लो, वो होता है फोर्स बटे में मास। फोर्स कितना है, ए एक्स रो जी, और बटे में मास इसका, तो मास हो जाएगा इसका एम, एम दे ही रखा है, मास हो गया एम। अब यहां से आपको क्या करना है, मास एम दे दिया उन्होंने। अब यहां से आपको क्या करना है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लगाना है 2 पाई अंडर रूट में एक्स बटे में एक्सेलरेशन ए आर, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो एक्स बटे में ए आर की वैल्यू रख दो यहां से, ए एक्स रो जी, और बटे में एम, एम चला गया ऊपर, एक्स से एक्स कट गया, तो टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट में एम बटे ए रो जी। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू देख लो, अगर आप ध्यान से देखते हो यही फॉर्मूला आ गया। अब इसे अगर आप कोई से भी ऑप्शन से मैच कराते हो तो कौन से बैठ रहा है, अगर टाइम पीरियड को देखते हो तो अंडर रूट एम के तो प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ देखोगे तो 1 अंडर रूट ए के प्रोपोर्शनल है, और अगर रो के साथ देखोगे तो 1 अंडर रूट रो के प्रोपोर्शनल है। इन तीनों में से कौन सा बैठ रहा है, ये नहीं बैठता अंडर रूट रो, ये तो बैठा नहीं, फिर सेकंड, हाँ ये बैठ गया, टी प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट ए, ठीक है, ये भी नहीं बैठ रहा और ये भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं, बस रीस्टोरिंग फोर्स निकाल के रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकालना था, और फिर उसके बाद हमें आंसर मिल रहा था सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने कहा है 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर 2 स्प्रिंग सीरीज में लगाए जाएं तो उनका, ये K1 ये K2, तो उनका जो K इक्विवेलेंट होता है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके K1 इंटू K2 बटे में K1 प्लस K2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या दिया है इसने। इन्होंने कहा ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 स्प्रिंग्स। अच्छा, पहले स्प्रिंग से अकेले अगर लगाएं मास m को, K1 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसका टाइम पीरियड T1 आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बटे K1। ऐसे ही दूसरे के साथ लगाएं अगर m मास, तो T2 आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m बटे K2, ठीक है। और अगर दोनों को एक साथ लगा दें पैरेलल में, जैसे ही लगा रखा डायग्राम में, तो तब क्या आएगा, तो T इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट में m बटे K इक्विवेलेंट। अब पैरेलल में K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है K1 प्लस K2, ठीक है। तो इनमें T में T1 T2 और T में आपस में रिलेशन बताओ। बता देंगे K1 और K2 को ही तो हटाना है,
चलो हटाते हैं, काम करो। t इज इक्वल टू है हमारे पास 2 पाई, ये रहा रिलेशन, ये वाला, अंडर रूट में m बटे k इक्विवेलेंट की जगह k1 प्लस k2 कर लो, ठीक है ना। अब यहां से आप एक काम करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई का स्क्वायर m बटे k1 प्लस k2, इसको उल्टा करो। 1/t स्क्वायर बराबर 1 में 4 पाई स्क्वायर k1 प्लस k2 बटे में m। एक काम करो, 1 में टी स्क्वायर बराबर 1 में 4 पाई स्क्वायर, इसको इसके बटे में ले जाओ तो k1 बटे m प्लस k2 बटे m आ जाएगा अलग अलग। अब यहां से k1 बटे m की वैल्यू निकाल लो, अगर पहली इक्वेशन से निकालोगे तो k1 बटे m की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा कर लो, 1/t1, k1 बटे m की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बटे में t1 का स्क्वायर, चेक कर लो, इस इक्वेशन से निकाल लिया 2 पाई बटे t1, वो रख दो यहाँ। तो 1 में 4 पाई स्क्वायर, अंदर रख दिया 2 पाई बटे में t1 का होल स्क्वायर। ऐसे k2 बटे m की जगह ये यहाँ से निकाल लो, तो ये भी आ जाएगा 2 पाई बटे में t2 का होल स्क्वायर और बटे में t1 का ये t स्क्वायर। अब देखो ये 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, 1 में t स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में 4 पाई स्क्वायर, अंदर बच गए यहाँ 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो t1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बटे में t2 का स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, आंसर आ गया 1/t स्क्वायर 1/t1 स्क्वायर प्लस 1/t2 स्क्वायर। यही है हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बैठ रहा है बी बच्चों, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, पर कैसे किया, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमने उसका पहले t1 t2 उनका रिलेशन ढूंढ लिया, थोड़ा सा लॉजिकल था, दिमाग लगा के हमने इस सवाल को कर लिया बच्चों। चलो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और क्वेश्चन लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सिलेक्शन प्रैक्टिस से होगा, कहीं पे भी कुछ भी करना चाहते हो सब कुछ प्रैक्टिस से होगा, मार्क्स प्रैक्टिस से आएंगे, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बढ़ेगा, हर चीज़ प्रैक्टिस से होगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए लाइक करने की, तो आप लोगों को बहुत दुआएं मिलेंगी मेरी तरफ से। चलिए बाकी कल मिलते हैं, कल करेंगे। ओके बच्चों।